मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे बांग्लादेश में छात्र आंदोलन और छात्र आंदोलन के कारण पिछले 1 माह से पूरा बांग्लादेश जल रहा है। तो इसके चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा, जो हमेशा करता हूं, कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप सब जानते हैं कि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सहयोग हो जाती है। तो कृपया सब्सक्राइब करें। मित्रों, पिछले 1 माह से बांग्लादेश छात्र आंदोलन के कारण जल रहा है। वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की शांति सब भंग हो चुकी है और आर्थिक रूप से अरबों डॉलर की हानि हो चुकी है बांग्लादेश को। तो ये आंदोलन, छात्र आंदोलन क्यों हो रहा है बांग्लादेश में? तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और उनकी पार्टी है अवामी लीग। अवामी लीग सरकार ने आज से 10 साल पहले जो फ्रीडम फाइटर थे बांग्लादेश के, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करने में भूमिका निभाया था, जेल गए थे, गोली खाए थे, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी में 5 से 10% आरक्षण है, जो जिले के अनुसार अलग अलग है। उस आरक्षण पॉलिसी को आज से 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, लोगों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। और बांग्लादेश के हाई कोर्ट, ढाका हाई कोर्ट में एक याचिका दायर होती है, जिसमें आरक्षण को बहाल करने की मांग की जाती है। सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को अलाउ कर देती है। उसके विरुद्ध फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट वो बहाली को स्टे कर देती है, और अंततोगत्वा जो सरकार की नीति जो आरक्षण को समाप्त कर दी है, उसको अपहेल्ड करके हाई कोर्ट के जजमेंट को निरस्त कर देती है। उसके बावजूद भी ये आंदोलन शुरू होता है और पूरे पिछले 1 महीना से बांग्लादेश जल रहा है। तो इसमें हमें इस चीज को भी जानना जरूरी है कि बांग्लादेश की राजनीतिक इतिहास क्या रही है। आप सब जानते हैं कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, और वो अगस्त 1971 तक पाकिस्तान के एक स्टेट था बांग्लादेश। और अगस्त 1971 में बंगबंधु शेख मुजीब रहमान की अवामी लीग पार्टी आंदोलन करती है, और उसके पहले जो 70 में जो इलेक्शन होती है, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होती है अवामी लीग पार्टी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उनको शासन में आने नहीं देते हैं और वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर देते हैं, और पार्लियामेंट का गठन नहीं हो पाता है। फिर ये आंदोलन शुरू करते हैं, 6 सूत्रीय आंदोलन। उसके बाद निसंदेह भारत के सहयोग से और उसके कारण पाकिस्तान भारत के युद्ध होता है 16 दिन की, और उसमें भारत विजय होता है। और मुजीबुर रहमान की शांति वाहिनी और अवामी लीग पार्टी की जो आंदोलन थी वो सफल होती है,
और भारत के सहयोग से बांग्लादेश आजाद होता है और शेख मुजीब रहमान राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, शेख मुजीब रहमान 47 के पहले मुस्लिम लीग के सदस्य थे और मुस्लिम लीग ने क्या करामात किया वर्तमान पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में, आप सब जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में जो 32% हिंदू थे 1947 के स्थिति में, जो बांग्लादेश है आज वर्तमान में, वहां आज मात्र 6% हिंदू बचे हैं। 1971 की स्थिति में भी लगभग 18% हिंदू वहां बचे हुए थे। 47 के घटना में भगाए गए, मारे गए, कन्वर्ट किए गए। उसके बाद 71 की स्थिति में भी 18% थे। लेकिन आज देखिए 2024 में मात्र 6% हिंदू बचे हैं वहां पे, और उसमें भी हर महीने कई मंदिरों को जलाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। आप मीडिया में देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। लेकिन जिस मुजीबुर रहमान ने, बंग बंधु ने बांग्लादेश को आजादी दिलाया, उस मुजीबुर रहमान की एक मिलिट्री क्रू से 15 अगस्त 1975 को सपरिवार हत्या कर दिया जाता है। सपरिवार हत्या, इसमें शेख हसीना और उसके बहन बाहर में पढ़ रहे थे दिल्ली में, तो वो बच गए, बाकी पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए, जिसने आजादी दिलवाया, जिसने पाकिस्तान को, पहले एक सेकुलर स्टेट था, वो जिया उर रहमान के समय वो डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट बन गया 80 के दशक में, और अभी भी संवैधानिक रूप से इस्लामिक स्टेट है बांग्लादेश। और पाकिस्तान पोषित जमायते इस्लामी, जो बांग्लादेश के एक राजनीतिक संगठन है, उसके सहयोग से और पाकिस्तान के सहयोग से जो जियाउर रहमान है सैनिक अधिकारी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका था। बेगम खालदा जिया के पति, जो 77 में वहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं, हत्या तक राष्ट्रपति रहा हो, तो उस बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, जिसको बांग्लादेश आज राष्ट्रपिता मानता है, उसके सपरिवार हत्या हो जाता है। और विरोध इसलिए होता है कि भारत समर्थक है, सेकुलर है। शेख मुजीब बंग बंधु 47 के पहले मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे। उस समय बंगाल में जो स्टेट गवर्नमेंट बनी थी उसमें शायद मिनिस्टर भी थे, और परिस्थितिवश 1971 में वो सेकुलर सेकुलर तो नहीं कहना चाहिए, प्रोग्रेसिव बन गए थे, जो भी कारण से प्रोग्रेसिव बन गए थे। लेकिन आज बांग्लादेश में शेख हसीना का विरोध क्यों है, इसका सरकार का विरोध क्यों है? और ये जो छात्र आंदोलन है, जिसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने बहाल किया, उस हाई कोर्ट के आदेश को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बावजूद भी ये छात्र आंदोलन क्यों हो रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, वो शेख मुजीब से लेके शेख हसीना तक प्रोग्रेसिव रही है और सेकुलरिज्म के बारे में भी वो सॉफ्ट रहा है। पूर्ण रूप से तो सेकुलर नहीं बोल सकते, लेकिन सॉफ्ट रहा है। इसका विरोध करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को खुन्नस बांग्लादेश के अलग होने 1971 से है, और उसी के समर्थन से, जमायती इस्लामी के सहयोग से 1975 में मिलिट्री क्रू हुआ और बंग बंधु शेख
मुजीब के पूरे परिवार की हत्या हुई। और आज भी इसमें निसंदेह मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में पिछले 10 वर्ष में अच्छी प्रगति हुई है, ग्रोथ रेट भी ठीक है और जीडीपी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस किया है जीडीपी के मामले में, ग्रोथ रेट के मामले में, और एक पीसफुल डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन जैसे मीडिया बताता है कि बांग्लादेश एकदम आगे निकल गया और सब चीज हो गया, ये यहाँ की एक तथाकथित जो सेकुलर लोग हैं उनका भारत को पीछे दिखाने के लिए बोलते हैं। प्रगति तो किया है, निसंदेह प्रगति किया है और पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, लेकिन अभी भी पिछले 2 साल में 2 बार विश्व बैंक से पैकेज लेना पड़ा है $4 अरब के। इसको आप भी जानते हैं। अभी अभी हिंदुस्तान से भी वो कुछ पैकेज मांग रहे हैं, ऋण मांग रहे हैं, और कुछ भारत ने दिया भी है और भारत का सपोर्ट भी है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि जिस आरक्षण नीति को सरकार ने वापस ले लिया, जिस आरक्षण नीति को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसके बावजूद भी बांग्लादेश में आंदोलन क्यों हो रहा है? तो ये आंदोलन का कारण है जो शेख हसीना की अवामी लीग के विरोधी पार्टी है, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बेगम खालिदा जिया की पार्टी, और जमाते इस्लामी जो इस्लामिक रिवोल्यूशन और जिहाद पे विश्वास रखती है, जो पाकिस्तान से रिलेटेड है जमाते इस्लामी। ये बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों बांग्लादेश के विकास को और कुछ हद तक प्रोग्रेसिव सोच का विरोध करते हैं और एक आंतरिक रूप से एक जलन या विरोध है। जैसे आप भारत में भी देखे होंगे, पिछले 10 साल में जो भारत ने प्रगति किया है, चाहे जीडीपी में हो, पर कैपिटा इनकम में हो, और ग्रोथ रेट में तो आज विश्व में सबसे आगे है, लगभग 7.5% ग्रोथ रेट में है। एक्सपोर्ट बढ़ा है, इकोनॉमिक रूप से दुनिया डिरेल हुआ है, ग्रोथ रेट माइनस पे चला गया है, लेकिन भारत इतना अच्छा प्रगति किया है वर्ल्ड वाइड प्राकृतिक विपदा के बाद भी, कोरोना हो चाहे और कई संक्रामक बीमारी हो, दुनिया मंदी के दौर में चल रहा है, उसके बावजूद भी भारत ने प्रगति किया है। दुनिया के जो रेटिंग एजेंसी हैं वो आज भारत को डेवलपमेंट के मामले में ब्राइट डेस्टिनेशन मान रहे हैं। तो इसके विरोध में जो भारत के विरोधी राजनीतिक दल हैं, उनके एजेंडा को आप लोगों ने चुनाव के समय देखा होगा, और इनका एजेंडा क्या है मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। क्या ये लोग जो भारत के जो विरोधी दल हैं उनकी राजनीतिक पॉलिसी है, ये भारत को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं, भारत को वेनेजुएला बनाना चाहते हैं? जैसे वेनेजुएला समाजवाद, तथा कथित समाजवाद और साम्यवाद के कारण आज इकोनॉमिक रूप से कोलैप्स हो गया। वहां की करेंसी वहां खुद देश में नहीं चल रहा है, अमेरिका डॉलर चल रहा है और साउथ अमेरिका के अन्य कंट्रियों का करेंसी चल रहा है। तो मैं सोचता हूं कि ये भारत के जो विरोधी दल हैं, खासकर ये राजीव गांधी जी का, तो क्या इनका इकोनॉमी पॉलिसी है अडानी का विरोध करना, अंबानी का विरोध करना, जो भारत के विकास में, और जो ये जो मतलब इकोनॉमी की दुनिया है आज, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, उसमें तो ओपन है सब, जो
प्रोग्रेस करेगा, जिस कंपनी को जनता समझेगी, जिस बिजनेस लीडर के नेतृत्व को जनता स्वीकार करेगा, वो कंपनी आगे बढ़ेगी। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे चीन में आज है, पूरा प्राइवेटलाइजेशन है और इकोनॉमी जो है पूंजीवादी है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो इनका जो है विरोधी, भारत के विरोधी दलों का, इनका क्या सीलिंग चाहते हैं? कितने करोड़ के बाद कोई पूंजी नहीं रख सकता? क्या ओपन कंपटीशन को ये लोग स्वीकार नहीं कर सकते? और ओपन कंपटीशन को स्वीकार नहीं करेंगे, सीलिंग लगाएंगे, साम्यवाद लाएंगे, तो फिर इकोनॉमी तो कोलैप्स होगा, जैसे वेनेजुएला का उदाहरण है। आज एक कप चाय वहां वहां की जो लोकल करेंसी है वो 10,000 में मिलता है। वहां की इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो गई है। तो बांग्लादेश में भी बीएनपी और जमाते इस्लामी बांग्लादेश के प्रगति को हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक रूप से बांग्लादेश कोलैप्स हो जाए फिर, और जो प्रोग्रेसिव विकास है वो डिरेल हो जाए, और ये जो संकीर्ण सोच के और एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल हैं बीएनपी और जमाते इस्लामी, जो बांग्लादेश को पूर्ण इस्लामीकरण करना चाहते हैं, वो शेख हसीना के सरकार को पदच्युत करना चाहते हैं और विकास को डिरेल करना चाहते हैं। ये सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कई जो मीडिया हैं वर्ल्ड वाइड और हमारे जो इंटरनल मीडिया है, ये इसके बारे में खुल के कोई चर्चा नहीं करते कि एक्चुअल स्थिति क्या है, बीएनपी क्या है, जमाते इस्लामी क्या है, इनके करामात क्या हैं, और वहाँ के जो माइनॉरिटी है हिंदू, उनको ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करता। क्योंकि एक यहाँ पे तथाकथित सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ा गया है, लबादे लबादा ओढ़े हैं, और उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ के एक वर्ग है वो नाखुश ना हो जाए। तो बांग्लादेश जल रहा है, उसके बारे में मैं चर्चा किया, क्यों जल रहा है उसके बारे में चर्चा किया, और बांग्लादेश के विरोधी राजनीतिक दलों का क्या पॉलिटिकल हिडन एजेंडा है उसके बारे में चर्चा किया। और भारत में भी जो राजनीतिक दल हैं विरोध में, उनका भी जो सेम लाइन हिडन एजेंडा है, जो अंदर से भारत के प्रगति और विकास को नहीं समझना चाहते हैं और समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं। और यहाँ भी भारत को भी एक वेनेजुएला की तरह आर्थिक रूप से डिरेल करना चाहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे भारत हो। इसके बारे में चर्चा किया। तो मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।